हेलो बच्चों, देखो थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे और हमने लास्ट लेक्चर में कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस वो थियोरेटिकल प्रोसेस या हाइपोथेटिकल प्रोसेस हैं जिसमें एक फाइनाइट चेंज के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नीडेड। तो ये प्रैक्टिस में अटेन नहीं हो सकते और ऐसा जब होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के जो पैरामीटर्स हैं प्रेशर और टेम्परेचर के, उनमें डिफरेंस नेग्लिजिबल हो एट एवरी मोमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। और लास्ट में एक बात ये भी कही थी हमने, एक दो पॉइंट्स ये भी कहे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ रिवर्सिबल प्रोसेस के पाथ को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर रिगेन्ड और रिवर्स्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब बात करेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल तो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, तो इसका मतलब एवरी प्रोसेस अकरिंग अराउंड अस इन द नेचर में कुछ भी हो रहा है, पेड़ से टूट के पत्ता गिर रहा है, कुछ भी पानी इवेपोरेट हो रहा है, सब फर्श पे पड़ा हुआ पानी मान लो इवेपोरेट हो गया, ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो हेडिंग लिखो इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते थे, ये फाइनाइट नंबर या डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो अनलाइक रिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process completes in a definite or finite number of steps. तो ये एक डेफिनेट या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अनलाइक रिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट्स इन अ डेफिनेट और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। दिस अकर्स because there is a finite difference in pressure and temperature of system and surroundings. सिस्टम और सराउंडिंग में इस बार जो डिफरेंस होता है एक फाइनाइट डिफरेंस होता है, तो हम कह सकते हैं टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू टी सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा टी। डी टी नहीं, डी टी तो कहाँ था, रिवर्सिबल में, और ऐसी पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी प्लस माइनस डेल्टा पी। ये डिफरेंसेस एक फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से प्रोसेस रिलेटिवली फास्ट होता है। सो दिस इज रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस and completes in a finite number of steps. All natural processes are irreversible. In fact, जो भी processes हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, हमारे अराउंड जो भी हो रहा है, सभी के सभी नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में होते हैं। इन बिटवीन देयर इज नो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम between system and surroundings do exist So thermodynamic equilibrium exists. Thermodynamic equilibrium between system and surroundings do exist only at
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, इन बिटवीन देयर इज नो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझाने के लिए हम ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे रिवर्सिबल वाला एग्जांपल अगर ध्यान दो तो मैंने वो लिया था, वो पिस्टन टाइप कंटेनर, और पिस्टन के ऊपर डस्ट रख दी थी। डस्ट के फाइन पार्टिकल थे, एक एक पार्टिकल रिमूव करता रहा, थ्योरेटिकली बोलता रहा कि पिस्टन विल मूव अप, भले ही हमारी आंखें नहीं देख पा रही बिकॉज सच ए स्मॉल चेंज इज देयर। यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा खासा एक फाइनाइट डिफरेंस विल बी देयर इन द प्रेशर और टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स विल बी रिलेटिवली फास्ट एंड प्रोसेस विल कंप्लीट इन अ डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ऑफ कोर्स इन डेफिनेट टाइम। तो कुछ इस टाइप से, जैसे एग्जाम्पल, इररिवर्सिबल एक्सपेंशन को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। मान लो ये एक पिस्टन टाइप वेसल है विच कंटेन्स गैस, और इस पे दो बासेस रखे हुए हैं। मान लो ये M1, ये M2, ये मासेस रखे हुए हैं। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इनिशियल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपने इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, तो जो मास M1 और M2 जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं विच इज बैलेंस्ड बाय द गैस प्रेशर, तो एक तरीके से मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, खुला है, ये P एटमॉस्फेयर भी लग रहा है। अगर पिस्टन खुला है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी खोपड़ी पे, खोपड़ी मतलब सिर के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर तो डाल रहा है ना, एटमॉस्फेरिक एयर जो है, देयर इज अ कॉलम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर which is under the effect of the gravity is putting downward the weight on my head. So that weight per unit area is called atmospheric pressure. तो atmospheric pressure मेरे सिर पे भी तो applicable है। तो ये पिस्टन अगर ओपन है तो इन वेट के साथ साथ atmospheric pressure will be applicable। तो एक तरीके से इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हुआ, तो एक्सटर्नल प्रेशर इनिशियली कई बार ऐसे बोलते हैं P एटमॉस्फियर प्लस जो मासेस M1 M2 रखे हुए हैं, M1 प्लस M2 मास इंटू G वेट हो गया पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द पिस्टन A। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो P एटमॉस्फेयर प्लस M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन A। ये था एक्सटर्नल प्रेशर इनिशियली। सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, आपने मास M2 को रिमूव कर दिया, मास M2 रिमूव्ड। जैसे ही मास आपने M2 रिमूव किया तो क्या हुआ, जरा देखना, ये कुछ ऐसा हुआ, ये जो गैस है वो एक्सपैंड हो गई। अब तो गैस का प्रेशर तो वही था और आपने एक्सटर्नल प्रेशर घटा दिया, मास M1 ही है, ऑफ कोर्स P एटमॉस्फेयर तो अभी भी एप्लीकेबल है। तो नाउ इक्विलिब्रियम हुआ और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया। तो एक तरीके से एक ही स्टेप में आपने मान लो प्रेशर P1 से फाइनली प्रेशर P, ये मान लो प्रेशर P1 था, अब ये फाइनल प्रेशर P2 है, फाइनली इक्विलिब्रियम, मान लो फाइनली इक्विलिब्रियम पर आ गया। ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ गया होगा, पिस्टन ऊपर चला गया, तो फाइनली एट इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स P2 इज लेस देन P1, फाइनल इक्विलिब्रियम। तो M1 मास के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है और एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर, तो एक्सटर्नल प्रेशर फाइनली कितना हो गया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही प्लस मास M1 इंटू G अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। इस तरीके से डिवाइड कर दिया आपने। तो देखो ये सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हुआ। दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, और एक ही स्टेज में एक्सपेंशन हुआ। इनिशियल इक्विलिब्रियम है, फाइनल इक्विलिब्रियम है। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस एवरी टाइम एवरी मोमेंट देयर इज ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, बट यहाँ कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, केवल इनिशियल स्टेट पे इक्विलिब्रियम में है, फाइनल स्टेट पे आकर के जब ठहर गया इक्विलिब्रियम में, बट जब पिस्टन ऊपर मूव कर रहा था, रिलेटिवली फास्ट मूव कर रहा था, उस दौरान देयर वाज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। सिंगल स्टेज मतलब एक ही बार में कर दिया। तो सर टू स्टेज मल्टी स्टेज क्या चीज़ होती हैं, आएगा वो जब पढ़ेंगे बात को इंडिविजुअल प्रोसेसेस की। और लास्ट में ये वाला पॉइंट बड़ा यूजफुल है,
कि मतलब जितने भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, हो रहे हैं अराउंड अस, या वी परफॉर्म इन द लेबोरेटरी और व्हाट्सएवर, ऑल आर इरिवर्सिबल। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो या तो सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, या सराउंडिंग नहीं आएगा, या दोनों ही नहीं आएंगे। इफ पाथ ऑफ irreversible process is reversed, then either system or surroundings or both do not come back to its original state. अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस नहीं आते। तो इफ पाथ ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्स्ड, देन आइदर सिस्टम और सराउंडिंग्स और बोथ डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। रिवर्सिबल प्रोसेस में वापस आ जाते थे। तो ये कुछ वाइटल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आ गई बात समझ में बच्चों? तो इस तरह, हाँ, लेकिन इनके ग्राफ वगैरह सब प्रोसेस डिपेंडेंट होते हैं, वो बात करेंगे, आएंगे। तो ये था इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस तरीके से हम ये बात करते हैं बच्चों। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल पढ़ लिया, इरिवर्सिबल पढ़ लिया। इसके बाद में अब बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन चल रही हैं अभी सब, बात करते हैं मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। पहले यहाँ तक की बात एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम दो कॉमन मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड दैट इज हीट एंड वर्क। वर्क एंड हीट। चलो वन बाय वन लेट अस टॉक वर्क। वर्क सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर सकता है, वर्क सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। वर्क भी दो टाइप के होते हैं, पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क। तो वर्क इज कैरेक्टराइज्ड, वैसे जो पीवी वर्क होता है या मैकेनिकल वर्क होता है वो जनरली ऐसे कैरेक्टराइज होता है कि आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी, IUPAC का साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो हम वर्क डील करते हैं वो टाइप ऑफ वर्क कैसे होता है, तो टाइप ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, दो तरीके के वर्क हम डील करते हैं, मैकेनिकल वर्क और पीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम इसी वर्क से डील करेंगे। मैकेनिकल वर्क और पीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क का मतलब यही हुआ कि ड्यू टू द वॉल्यूम चेंज, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। दूसरा होता है एक नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क या नॉन डिस्प्लेसमेंट वर्क या नॉन मैकेनिकल वर्क। नॉन पीवी वर्क का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो होती है, टॉर्च है, टॉर्च में जब सर्किट कंप्लीट करते हैं तो टॉर्च लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, तो इसका मतलब टॉर्च के अंदर सब कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो नॉन पीवी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ इट, इज अ कॉमन एग्जांपल of non-PV work. Non-PV वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क भी बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वर्क।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वी डील विद द मैकेनिकल वर्क और पीवी वर्क, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वी डील विद द नॉन पीवी वर्क। सॉरी। तो ये नॉन पीवी वर्क जो होता है डेल्टा जी तो है, तो डेल्टा जी गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल वर्क। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम से हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन करते हैं वो हम गिब्स फंक्शन या गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी होती है, इसे बोलते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। नहीं ये तो बस जस्ट मैंने लिख दिया, नहीं भी लिखूं तो चलेगा। गिब्स एनर्जी तो मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, खूब डिटेल में आएगा ये सब। तो हम मेनली जो वर्क होता है दो तरह का, मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क या नॉन पीवी वर्क। मेनली वी आर गोइंग टू डील विद दिस वर्क इनिशियली इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, वर्क इज वन ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। उसका IUPAC कन्वेंशन क्या होगा? तो IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। तो ध्यान दो क्या है, वर्क ऑफ कंप्रेशन या वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है ऑफ कोर्स सराउंडिंग पे, या तो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे या सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर, तो वर्क डन बाय सिस्टम, जिसे हम और वर्क ऑफ कंप्रेशन भी बोलते हैं। This is taken positive, and work done by system, done on system. Work done on the system, of course by surroundings, और जिसे हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोलेंगे। मैंने उल्टा बोल दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, ये वर्क ऑफ कंप्रेशन नहीं है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, रुको। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन, ये पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, इसकी जरूरत नहीं है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एंड दैट इज नेगेटिव। सुनो, देखो क्या बात की जा रही है। IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से केमिस्ट्री के अंदर ये थोड़ा सा उल्टा भी है। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स शायद आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी, बट फिजिक्स में साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग होता है। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन में उल्टा लेते हैं वो। केमिस्ट्री में तो हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, तो वर्क डन को पॉजिटिव ले रहे हैं। और फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो एक्सपेंशन का वर्क कहलाएगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, सो दिस इज टेकन नेगेटिव। केमिस्ट्री में IUPAC कन्वेंशन, IUPAC का मतलब केमिस्ट्री, तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से एनी एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव, एनी एनर्जी टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज कंसिडर्ड नेगेटिव। इस बात को लिखेंगे अगली स्क्रीन पर। तो ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, इसी के हिसाब से फॉलो करना है। फिजिक्स में कन्वेंशन उल्टा होता है, तो फिजिक्स का फिजिक्स में पढ़ें, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में पढ़ें, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोट करो पूरी बात को। In chemistry, any energy given to system is taken positive, and hence any energy taken from system is taken negative.
इज कंसिडर्ड लिखो, टेकन का मतलब क्या? तो इन केमिस्ट्री एनी एनर्जी गिवन टू सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम घटेगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। चलो भी बच्चों बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो एक्सप्रेशन ऑफ मैकेनिकल वर्क डन और पीवी वर्क, इसका एक्सप्रेशन ऐसे ले लो, जैसे मान लो ये एक पिस्टन टाइप कंटेनर है और यहाँ कोई गैस भरी हुई है, और मान लो यहाँ कोई एक मैकेनिकल पिंस लगा दी हमने और वेट m रखा हुआ है। ये मैकेनिकल स्टॉप्स हैं। ये गैस है और मास m रखा हुआ है, ठीक है। अभी गैस का प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ड्यू टू द मास m, P एक्सटर्नल से ज़्यादा है। एक्सटर्नल प्रेशर गैस का जो होगा वो मास m की वजह से होगा, तो P एक्सटर्नल जो है वो प्रेशर ड्यू टू मास m केप्ट ऑन पिस्टन। इस मास m के अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सब शामिल हो गए, सब कुछ मिला के बस ये है m इज कॉजिंग द प्रेशर। तो P एक्सटर्नल किसकी वजह से हो गया? m इंटू जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, ठीक है। आपने ये वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपने ये मैकेनिकल स्टॉप्स को रिमूव कर दिया, स्टॉप्स रिमूव्ड। स्टॉप्स को रिमूव करोगे तो क्या होगा? पिस्टन एक्सपैंड होगा एंड ये एक मास m ये एक्सपैंड हुआ, और मान लो ये हाइट h थी और बढ़ के मान लो h प्लस डी एच हो गई, h प्लस डी एच। ये गैस है यहाँ, राइट। तो इसका मतलब पिस्टन, मान लो गैस का प्रेशर ज़्यादा था, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा था तो ऑब्वियसली गैस विल एक्सपैंड द पिस्टन अप अगेंस्ट मास m। तो इसका मतलब मूवमेंट हुआ है तो मैकेनिकल वर्क तो हुआ है ना, वॉल्यूम चेंज हुआ है तो मैकेनिकल वर्क हुआ है। तो पीवी वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, is equal to change in potential energy of mass m। ये जो मास m है it has moved up and because of that potential energy is changed। तो change in potential energy of the mass m is nothing but PV work done magnitude साइन कन्वेंशन अपने फॉलो करेंगे बाद में। तो फिर कितना आ गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन? सो दूसरे शब्दों में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। तो mg इंटू डी एच, चेंज निकाल रहे हैं ना, तो चेंज ऑफ द हाइट इज डी एच, h2 माइनस h1। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन है। इसको एक काम करो, a से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन से डिवाइड भी करो और a से मल्टीप्लाई भी करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एंड व्हाट इज mg अपॉन a? एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये आ गया P एक्सटर्नल इंटू, अगर ध्यान से देखो तो डी एच इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एच मूवमेंट, तो हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम चेंज? सो दिस इज dV, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम तो समझते हो ना, एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू द मूवमेंट हाइट चेंज डी एच, तो चेंज इन वॉल्यूम। तो P एक्सटर्नल इंटू dV इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने हिसाब से केमिस्ट्री में वर्क डन ले आते हैं।
कैसे ले आते हैं, जरा यहां तक की बात लिखो, अगली स्क्रीन पे चलेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को इनकॉर्पोरेट करें तो वर्क डन का एक्सप्रेशन तो क्या हो गया, वर्क डन में एक माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। तो फिर पूरे ओवरऑल प्रोसेस में माइनस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया? अगर एक्सपेंशन है तो डीवी पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन लगा दिया हमने। जरा ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन पी एक्सटर्नल डीवी है, और आपने एक साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपने माइनस साइन लगा दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन है इन द स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। माइनस लगाने से देखो क्या हुआ, साइन कन्वेंशन था वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होना चाहिए। मान लो ये माइनस साइन ना हो तो क्या होगा, एक्सपेंशन है तो डीवी क्या हुआ, पॉजिटिव। प्रेशर तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव आना चाहिए एज पर द आईयूपीएसी कन्वेंशन, तो माइनस साइन अपने पास से लगा दिया हमने। अच्छा, कंप्रेशन में भी वर्क करेगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है तो डीवी क्या हुआ, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। सो नाउ दिस फॉर्मूला, दिस सेटिस्फाइज दिस एक्सप्रेशन satisfies IUPAC साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। आ गई बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, टोटल वर्क डन कितना हुआ, ये तो एक इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन, ऑफ कोर्स पीवी वर्क की बात कर रहे हैं, तो माइनस पी एक्सटर्नल 1 to 2 इंटू डीवी, और पी एक्सटर्नल यदि कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस पी एक्सटर्नल 1 to 2 डीवी, और डीवी क्या है, वी क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन तो क्या होता है, v2 माइनस वी1, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू v2 माइनस वी1, और माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये है एक्सप्रेशन टोटल वर्क डन। ऐसे कैलकुलेट करना है, कब, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है, पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, वेयर पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप ये बात कैलकुलेट करते हो। आ गई बात समझ में बच्चों? अच्छा, वर्क डन 0 0 कब होगा, वर्क डन, कौन सा वर्क डन, पीवी वर्क डन, वर्क डन इज 0 वर्क डन 0 कब होगा, तो वर्क डन इज 0 व्हेन, फर्स्ट, या तो आइसोकोहरिक प्रोसेस हो, आइसोकोहरिक प्रोसेस दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या हो गया, 0, और डीवी क्या हो गया, 0, और डीवी 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। तो आइसोकोहरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है, कौन सा वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन इज 0, या फिर फ्री एक्सपेंशन हो, दैट इज एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, that is P external is 0। फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना हो, तो फ्री एक्सपेंशन मतलब पी एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाए तो उसे फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, हालांकि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, मतलब नो हीट ट्रांसफर्स इन द फ्री एक्सपेंशन, और बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्री एक्सपेंशन में भी वर्क डन 0 होता है, आइसोकोहरिक प्रोसेस में भी वर्क डन 0 होता है।
कई बार अगर एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ हो, वॉल्यूम चेंज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। कर सकते हैं हम मैकेनिकल वर्क डन कैलकुलेशन किसी गैस के लिए, किसी लिक्विड के लिए, एंड लाइक दैट। आ गई बात समझ में? अच्छा, कई बार एक्सटर्नल प्रेशर अगर मान लो फंक्शन दिया हुआ हो तो भी मान लो वॉल्यूम का, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। एक आध क्वेश्चन तो सॉल्व कर। अच्छा, ये पी एक्सटर्नल प्रेशर है कौन सा, जरा ये भी समझ लें। कई बार बच्चों को समझने में दिक्कत होती है कि व्हाट इज पी एक्सटर्नल, अंडरस्टैंडिंग हाउ व्हाट इज पी एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे यहाँ देखो, मान लो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। जैसे एक पिस्टन टाइप कंटेनर था, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है तो ना तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा। अब मान लो आपने मास m2 हटा दिया, m2 रिमूव्ड। अगर m2 को रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा, तो पिस्टन विल मूव अप अगेंस्ट मास m1। अब मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एप्लीकेबल है, पी एटमॉस्फेयर, हवा में रखा हुआ है खुले में, तो पी एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ये गैस। फाइनली एट इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में है फाइनली, तो इनिशियली इट वाज एन इक्विलिब्रियम, फाइनली एट इक्विलिब्रियम m2 मास वाज रिमूव्ड आउट। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इनिशियल एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? इनिशियल एक्सटर्नल प्रेशर जो हो गया वो हो गया पी एटमॉस्फेयर प्लस टोटल मासेस m1 प्लस m2 हैं, एंड हाउ मच ऑफ द कंट्रीब्यूशन इनटू g अपॉन एरिया A, ये था। अभी फाइनली प्रेशर कितना हो गया? तो P एक्सटर्नल फाइनली कितना है? एंड दैट इज P एटमॉस्फेयर प्लस m1 इंटू जी अपॉन A, क्योंकि मास m2 तो है ही नहीं अब। अच्छा बताओ, वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे, ये एक्सपेंशन हुआ। अच्छा, ये सिंगल स्टेज एक्सपेंशन है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है। अब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में अब मास आपने m2 हटाया, एक साथ ही हटा दिया। अच्छा, जब मास m1 प्लस m2 रखे हुए थे तो कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, एक्सपेंशन हो ही जब रहा है जब मास m2 हटा दिया, मतलब केवल m1 रहा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपेंशन मास m1 रिमेन कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज टेकन कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट नहीं मतलब टेकन कांस्टेंट हियर। तो इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो फिर वर्क डन कितना हुआ? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, यही तो है फॉर्मूला 1 to 2, और P एक्सटर्नल कांस्टेंट है इंटू डेल्टा V। और P एक्सटर्नल कौन सा वाला लोगे? ये वाला P एक्सटर्नल की ये वाला? ये बड़ा भारी डाउट होता है बच्चों के दिमाग में कि सर P एक्सटर्नल जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो P एक्सटर्नल कौन सा वाला ले लें, ये इनिशियल वाला ये फाइनल वाला? ना इनिशियल ना फाइनल, वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है या जिसने कंप्रेशन कराया है। तो किसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है? m1 मास के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है। तो m1 मास के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है, तो एक्सपेंशन के दौरान कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर था? ये वाला था, P एटमॉस्फेयर प्लस m1 इंटू जी अपॉन A इंटू डेल्टा P। सो लाइक दैट यू विल हैव टू राइट द एक्सप्रेशन, लाइक दैट यू विल हैव टू राइट द एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बच्चों को। अच्छा, ये तो एक्सपेंशन का केस था, जरा कंप्रेशन देखें तो मान लो कंप्रेशन हो, कंप्रेशन कुछ ऐसे, मान लो ये एक मास रखा हुआ था, गैस इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम इनिशियली आपने एक मास m2 रख दिया, ये m1 था, m2 इज कैप्ट ऑन पिस्टन। तो सिचुएशन ऐसी हो गई,
कंप्रेशन होगा, मास बढ़ा दिया है आपने, तो m1 तो पहले ही था और एक m2 और रख दिया। m1 मास था, m2 और ऊपर से रख दिया, तो गैस कंप्रेस होगी। अब भी इक्विलिब्रियम में आ गया, फाइनली इक्विलिब्रियम में आ गया ये। तो बताओ, जब m1 मास रखा हुआ था तो कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा था। कंप्रेशन के दौरान मास m1 प्लस m2 रखा है, तब कंप्रेशन हुआ है, और पूरे कंप्रेशन के दौरान मास रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये P एक्सटर्नल इनिशियल जो था वो किसके बराबर था? P एटमॉस्फेयर प्लस m1 इंटू जी अपॉन ए। और ये जो P एक्सटर्नल फाइनली आया है वो क्या आया है? P एटमॉस्फेयर प्लस m1 प्लस m2 तो जी अपॉन ए। बट जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो क्या फॉर्मूला? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, कौन सा वाला पी एक्सटर्नल लोगे? ये वाला या ये वाला? वो लोगे जिसने कंप्रेशन कराया है। इस m1 प्लस m2 मास ने कंप्रेशन कराया है, तो फिर ये हो जाएगा माइनस, साइन लगाना ही है साइन कन्वेंशन के लिए। पी एटमॉस्फेयर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन ए, ये आया, इंटू डेल्टा वी। समझ में आ गई बात? ये है कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन का वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, ये कंप्रेशन था, ये कंप्रेशन ही था। तो ये है कंप्रेशन। तो माइनस पी एटमॉस्फेयर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इट बिकम्स पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे हमें एक्सटर्नल प्रेशर लेना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग वर्क डन। चलो एक आध छोटा क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। नोट करो पहले यहां तक की बात। कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे करवा लें कि मान लो 100 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड जिसकी डेंसिटी ना भी दी हो तो 1 ग्राम पर ml मानते ही हैं, इज compressed by an external pressure of 100 bar and 2% volume is compressed. Calculate the work done. Calculate the work done. 100 ग्राम ऑफ द H2O लिक्विड जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इज कंप्रेस्ड बाय एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 100 बार एंड 2% वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड। मतलब 2% वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड का मतलब यह है कि वॉल्यूम में जो कमी आई वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 2% थी। तो बताओ वर्क डन कितना है? जूल में बता दो। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। करो, स्क्रीन को पॉज करो एंड गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ क्या आया, जरा देखें। अब एक बात ध्यान दो, मास 100 ग्राम है, डेंसिटी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इनिशियली वो दिया हुआ है 100 ml हो गया, और 2% वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है, तो डेल्टा वी जो है 2% है, कंप्रेस हुआ है तो वॉल्यूम घटता है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस 2%, तो 2/100 इंटू 100 ml माइनस 2 ml। ये वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है तो डेल्टा वी इज नेगेटिव। अच्छा, पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 बार, बट
अगर हम SI में कैलकुलेशन करें तो 100 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज वर्क डन? SI यूनिट में कैलकुलेट करो तो माइनस फॉर्मूला तो ये होता है P एक्सटर्नल इंटू DV 1 to 2, पर चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, दिया हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स्ड वैल्यू दी हुई है 100 बार, तो इसका मतलब दिस रिमेन कांस्टेंट, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल कितना 100 इंटू 10 की पावर, तो 10 की पावर 7 इंटू डेल्टा V माइनस 2 ml क्यों, मीटर क्यूब में लो ना, 10 की पावर -6, आपको तो पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ml। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ml। आप जब ये वैल्यू लोगे तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 220 जूल। दैट्स इट, यही आंसर है। दैट इज इट, यही आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व करने में अकॉर्डिंगली यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यू विल हैव टू सॉल्व। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट था तो आपने इस तरीके से सॉल्व किया, और देखो वर्क डन पॉजिटिव आ गया, साइन कन्वेंशन, तो इसका मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन है ये। समझ में आ गई? इसका मतलब ये वर्क ऑफ कंप्रेशन हुआ। अच्छा, यहीं पे साइन कन्वेंशन के बारे में मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं। जैसे कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है वर्क डन, मान लो 50 किलो जूल, नहीं क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये तो अलग से बता रहे हैं कुछ। मान लो लिखा हुआ है कि वर्क डन 50 किलो जूल है, इसका मतलब पॉजिटिव है वर्क डन, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और इसको दूसरा लिखने का तरीका ये हुआ, वर्क डन ऑन सिस्टम इज 50 किलो जूल। अच्छा, और एग्जांपल, मान लो कहीं ऐसे हो वर्क की कैलकुलेशन से कि वर्क डन मान लो -100 किलो जूल है, वर्क डन की वैल्यू -100 किलो जूल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव है तो एक्सपेंशन हुआ है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो इसको हम ऐसे लिखें कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो फिर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे 100 किलो जूल। क्यों? वर्क डन की वैल्यू -100 है, माइनस ने अपने आप ये बात कह दी कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, एक्सपेंशन हुआ है। तो जब हम शब्दों में लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, फिर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, बाय द सिस्टम में नेगेटिव साइन का सेंस आ चुका है। बाय द सिस्टम बोल रहे हो तो इसका मतलब एक्सपेंशन का सेंस आ चुका है, नेगेटिव का सेंस आ चुका है, अब नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, एंड यू विल रिपोर्ट योर आंसर एज 100 किलो जूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। क्वेश्चन जानबूझ के कई बार पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में कि आप माइनस का ध्यान रखो। तो बच्चों ये था वर्क डन। हम पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, हमने ये पढ़ लिया वर्क डन। इसके बाद दूसरा था हीट ट्रांसफर। देखो यहाँ पर हम मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पढ़ रहे थे, ये रहा ए। अब पढ़ेंगे बी। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। तो बी हीट। हीट क्यू सिंबल यूज करते हैं, क्यू और बड़ा क्यू तो एक ही बात है, सिंबल है तो वेरिएबल्स। हीट क्या है? हीट फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस और बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट फ्लोज between system and surroundings heat flows between system and surroundings by virtue of temperature difference. तो हीट फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या होगा? साइन कन्वेंशन का हमने मेन पॉइंट आपको बता दिया था। एनी एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव और इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। इसका मतलब हीट गिवन टू सिस्टम
is positive, heat taken from system is negative. तो हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम इज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं हीट के लिए। तो हीट एंड वर्क दे आर इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अच्छा, हीट के लिए एक बात और कहते हैं, ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाता है। जब भी तो हीट को कन्वर्ट करते हैं वर्क में थ्रू द पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उससे हीट जनरेट होती है बाय बर्निंग ऑफ द कोल। लिक्विड वाटर उसमें वर्किंग फ्लूइड है, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, टरबाइन से टकराता है और टरबाइन घूमती है, तो यू विल गेट द वर्क डन। मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड थ्रू द ऑल्टरनेटर्स विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटर्स इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। तो अल्टीमेटली हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी या वन मोड ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मोड ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor destroyed, but one form can be converted to another form. जैसे वो पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, ये पोटेंशियल एनर्जी पत्थर को ऊपर उछाला, तो ड्यूरिंग द मूवमेंट आप काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, और ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो हीट तो एक तरीके से ये अनऑर्गेनाइज्ड और रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जबकि जो वर्क होता है, वेरेज जो वर्क होता है वो कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से हम ये बात करते हैं। ये थे मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यहीं पे एक टर्म आता है और नेक्स्ट, ये तो हो गया यहाँ इंटरनल। उससे पहले मोलर हीट कैपेसिटी, पाथ फंक्शन है ये। डिपेंडिंग अपॉन द पाथ यू विल हैव द मोलर हीट कैपेसिटी। क्या है मोलर हीट कैपेसिटी? नाम से मालूम पड़ रहा है, मोलर मतलब एक मोल, हीट कैपेसिटी मतलब एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। द हीट नीडेड रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर शब्द आ गया मतलब पर मोल। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबल हम C यूज करते हैं। तो C क्या हुआ? वट एवर dQ मान लो हीट चाहिए, या Q हीट चाहिए, स्मॉल q ले लो, Q हीट चाहिए फॉर रेजिंग द टेम्परेचर dt। तो फिर एक मोल का टेम्परेचर बढ़ाना होगा 1 डिग्री से, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन dt फॉर 1 मोल। Q हीट इज नीडेड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर dt। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? Q अपॉन dt। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से Q कह सकते हैं C dt। C इज द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल। और यदि बहुत सारे मोल्स हों तो Q इज इक्वल टू NC dt फॉर 1 मोल। बट ओवरऑल हीट कितनी हो गई? टोटल हीट Q इज इक्वल टू N तो बाहर आ गया, C dt 1 to 2। छोटा Q इस्तेमाल करते हैं इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट, और बड़ा वाला Q हम यहाँ सिंबल क्या यूज कर रहे हैं? टोटल अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2। 10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप जानते हो इंटीग्रेशन का मतलब। तो Q इज इक्वल टू N इंटीग्रल 1 to 2 C dt। अब चूंकि ये पाथ फंक्शन है, दो तरह की मोलर हीट कैपेसिटी बड़ी फेमस होती हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट स्क्रीन पर लेंगे, पहले एक बार ये नोट करो।
तो एक तरीके से जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। दो तरह की मोलर हीट कैपेसिटी कॉमन होती है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CV CP, कई बार CV की जगह इसको CVM भी बोल देते हैं। M स्टैंड्स फॉर मोलर और CPM साफ दिखाई पड़ता है। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जैसे मान लो एक रिजिड कंटेनर ले लिया हमने, ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, यहाँ कोई 1 मोल गैस ले ली, गैस या लिक्विड या कुछ भी सब्सटेंस ले लिया, इसको हीट कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। यहाँ नाम से मालूम पड़ रहा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करते हुए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर अगर मेंटेन कराना हो तो पिस्टन टाइप ऑफ वेसल लेते हैं। ये गैस है, इसको हीट कर रहे हैं टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो ध्यान दो, आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट दोगे वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो सीखेंगे, आएगा वो। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अब मान लो जो हीट दी गई वो QV दी आपने, QV हीट गिवन, तो एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि CV इज इक्वल टू QV अपॉन DT। तो यहाँ से फिर QV की वैल्यू हो गई CV DT। फॉर 1 मोल, तो फिर अगर N मोल के लिए कितना हो गया, तो QV इज इक्वल टू NCV DT फॉर N मोल। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू NCV DT। ये हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इन द सिस्टम, तो इसका मतलब ओवरऑल हीट कितनी हो गई, N। इंटीग्रेट करोगे तो CV इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो DT 1 to 2। अगर CV कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला हो गया QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ये फॉर्मूला है QV इज इक्वल टू NCV DT फॉर एनीथिंग फॉर इनफाइनाइट सिमिलर स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट गिवन। और यदि CV कांस्टेंट हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, ये कब है, व्हेन CV इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फिर CV को बाहर ले लो, NCV, और इंटीग्रल DT क्या हो गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज डेल्टा T। तो QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ आना, मान लो यहाँ हीट आपने QP दी टेम्परेचर DT बढ़ाने के लिए, तो फिर इस बार क्या बोलोगे, CP किसके बराबर हो गया, QP अपॉन DT। तो यहाँ से N मोल्स के लिए QP क्या हो गया, NCP DT फॉर N मोल। तो फिर ओवरऑल हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, N इंटीग्रल 1 to 2 CP DT, और CP अगर कांस्टेंट हुआ तो NCP डेल्टा T QP। तो QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो ये फॉर्मूले हैं, QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रोवाइडेड CP इज कांस्टेंट। यहां भी वही बात लिखोगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये बात हम कहेंगे यहाँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात ध्यान दो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपने सेम सब्सटेंस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट दे रहे हो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो कम हीट देनी पड़ती है। कांस्टेंट प्रेशर पर
1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हीट ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा ही बढ़ा रहे हो, पिस्टन भी ऊपर जाएगा तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट एटमॉस्फेयर ऑल्सो। तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गैस। गैसेस के लिए, सॉलिड लिक्विड नहीं, सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम के चेंज नेग्लिजिबल होते हैं हीट वीट करने पर। सॉलिड्स के वॉल्यूम इनकम्प्रेसिबल फेजेस हैं, उनके वॉल्यूम में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। वॉल्यूम में भारी भरकम चेंज कहाँ होता है? इन केस ऑफ गैसेस ओनली। ये सब अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। लिखो पहले यहाँ तक की बात एक बार जरा। तो ऐसे नोट करके इस बात को लिख भी सकते हैं। फॉर अ गैस, किसी भी गैस के लिए CPm इज ग्रेटर देन CVm, और वो तो एक ही बात है, Cp इज ग्रेटर देन Cv। m कई बार लगाए थे किताबों में, कई बार क्वेश्चन आते हैं या शीट में, तो कई बार m लगा हुआ होता है। m स्टैंड्स फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। तो फॉर ए गैस दिस, अच्छा फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए, ये तो किसी भी गैस के लिए है, लार्जर तो होगा। आइडियल गैस के लिए ध्यान दो, CPm माइनस CVm इज इक्वल टू R। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1, या फिर नियरली 1.987 कैलोरीज मोल -1 केल्विन -1, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं 2 कैलोरीज मोल -1 केल्विन -1। हालांकि R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1। हालांकि ये दोनों ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, ये हम कम इस्तेमाल करते हैं, ये वाली वैल्यू, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 1.987 कैलकुलेशंस के हैसल्स बढ़ते हैं, कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम बढ़ती है। टीडीएस कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए वी टेक 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो आइडियल गैस के लिए CP और CV का जो डिफरेंस है वो R के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। रियल गैस के लिए नहीं, रियल गैस के लिए CP विल बी ग्रेटर देन CV, आइडियल गैस के लिए भी CP इज ग्रेटर देन CV एंड एग्जैक्टली द डिफरेंस इज इक्वल टू R। अच्छा, CP और CV जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है फॉर एवरी सब्सटेंस एक्सक्लूडिंग द मोनोटॉमिक गैसेस। तो दूसरा पॉइंट, इन फैक्ट CP, CV, C एटसेट्रा, मतलब CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, बस जनरल मोलर हीट कैपेसिटी, ना कांस्टेंट वॉल्यूम ना कांस्टेंट प्रेशर, C एटसेट्रा आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का फंक्शन हो सकते हैं। CV कुड बी द फंक्शन ऑफ सम A plus BT plus CT square plus where A, B, C, D are constants. So CV is equal to A plus BT plus CT square and so on, where A, B, C are constants. So in fact CP, CV, C etc. are function of temperature. तो ये टेम्परेचर के फंक्शंस होते हैं, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये तो कांस्टेंट नहीं होते। हाँ, कांस्टेंट मान लेते हैं हम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आइडियल गैस के लिए हम सर्टेन वैल्यूज हमें याद भी रखनी होती हैं। तो हाउएवर इफ नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, however if not mentioned in the question, we take CP, CV to be constant for ideal gases as under क्या,
जैसे यहाँ एटॉमिसिटी या Cv की वैल्यू, Cp की वैल्यू, और एक गामा, एक टर्म यूज करते हैं Cp और Cv का रेशियो। क्या? जैसे मोनोटॉमिक गैसेस हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, इस टाइप की, तो ये 3/2R 5/2R आपको पता है आइडियल गैस के लिए। आपको पता है आइडियल गैस के लिए कि Cp और Cv में जो डिफरेंस है वो R के बराबर है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो 3/2R, R जोड़ दिया तो 5/2R, और ये 5/3 1.67। गामा कहलाता है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो विच इज नथिंग बट Cp/Cv। Cp और Cv का जो रेशियो है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कहलाता है पॉइसन्स रेशियो गामा। यूज आता है इसका जब आप पढ़ोगे इसको फर्दर। कोई डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस जैसे N2O2 H2 CO एटसेट्रा, तो ये 5/2R डायटोमिक गैस। एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस, पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस जैसे कौन? CO2 N2O टाइप। कट तो ना गया? थोड़ा चेक कर लो। नहीं बचा हुआ है। तो मोनोटॉमिक हीलियम, नियॉन, डायटोमिक गैसेस जैसे ये तो चलो यहाँ आ गए। तो डायटोमिक गैसेस जैसे N2O2 H2 CO, पॉलीटॉमिक गैस, पॉलीटॉमिक लीनियर गैसेस जैसे CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं बच्चे। N2O का मॉलिक्यूल भी लीनियर होता है, ऐसे कभी कभी यहाँ डबल बॉन्ड दोनों में शो कर देते हैं, वो कोई बात नहीं है। इस टाइप लीनियर मॉलिक्यूल है। दिस इज वन ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये 5/2R होगा, तो ये 7/2R होगा, और ये 7/4 7/5 1.4। गामा की वैल्यू घट गई, देखो एटॉमिसिटी बढ़ने पर। टेबल थोड़ी और कंटिन्यूड रहेगी। अगर कोई पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, जैसे कौन? जैसे मान लो ओजोन, जैसे SO2, जैसे CH4 एटसेट्रा, तो ये होती है 3R, ये होता है 4R, और ये होता है गामा की वैल्यू होती है 4/3 नियरली 1.33। ये टेबल कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये स्टार मार्क लगा के ऑल द अबव वैल्यूज ऑफ Cp, Cv etc. are taken considering only translational and rotational degrees of freedom. ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करते हुए ये Cp Cv की वैल्यूज को लिया गया है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैव बीन इग्नोर्ड हियर। Vibrational degrees of freedom are ignored here as they are active only at high temperatures. मतलब सर हमें लेना या नहीं लेना, टेम्परेचर को देखना नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपको केमिस्ट्री की बात चल रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो आप ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आप अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये टेबल आइडियल गैस के लिए कौन सी वाली टेबल? ये रही।
आइडियल गैस इंपॉर्टेंट है, केवल आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है ये सब कुछ, सारा ये डेटा आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए नहीं। तो एटॉमिसिटी के बेसिस पर मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक लीनियर, डाइटॉमिक या पॉलीएटॉमिक लीनियर या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैसेस के लिए ये CV CP की जो वैल्यूज़ हैं याद रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू ले ली गई हैं। वैसे तो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर, बट अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ ना माना जाए तो हम अपनी तरफ से कोई फंक्शन थोड़ी मानेंगे, फिर तो हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। इस टेबल को रट लेंगे, याद कर लो इस टेबल को, रिमेंबर द टेबल। और यहां से लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस टेबल में हमने के वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं किया, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, हमें लेना भी नहीं है। अच्छा, एक बात और एज ए नोट करके, हमने ये तो कहा था कि इन जनरल CP CV टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं एक्सेप्ट मोनोटॉमिक गैसेस। इन जनरल CP CV etc are temperature dependent in general CP CV etc are temperature dependent for all substance में ideal gas, real gas, solid liquid except monoatomic gases like helium, neon, argon etc. मोनोटॉमिक गैसेस में केवल ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल है, ना रोटेशनल ना वाइब्रेशनल। तो मोनोटॉमिक गैसेस का CV CP कांस्टेंट होता है, वो यही वैल्यू रहेगी, ये रही ये वाली वैल्यूज, ये रही ये वाली वैल्यूज 3/2R 5/2R। कई बार एक बार ये JEE में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर CP CV की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, CO2 के लिए बढ़ जाती है, SO2 के लिए बढ़ जाती है, हीलियम नियॉन के लिए नहीं बढ़ती, क्योंकि हीलियम नियॉन के लिए CP CV वैल्यू इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोनोटॉमिक गैसेस के लिए CP CV आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते। ये कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे हम मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में, खूब बातें हैं ये सब, तो नोट करके लिख रहे थे। एक लिख लिया, दूसरा लिख लिया। तीसरा पॉइंट ये है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए CP और CV में ऐसा कोई खास अंतर नहीं होता, और सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल फेजेस होते हैं, उनके वॉल्यूम में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स CP इज नियरली इक्वल टू CV, और इसे हम C के बराबर मान लेते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स में CP और CV में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है कि एक्चुअली सॉलिड्स और लिक्विड्स के वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है। इस कारण से क्या CP क्या CV, दैट इज टेकन C, कांस्टेंट वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी। ये टर्म अच्छे से समझ लेंगे। कई बार मोलर हीट कैपेसिटी के बेसिस पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कई बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, 5 मोल ऑफ, मान लो अ गैस जिसका CVM दिया हुआ है, मान लो 10 + 10⁻⁻2 T। ये है 5 मोल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन से 400 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फाइंड हीट ट्रांसफर। अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सॉल्व करके जवाब दो कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डू इट।
हाँ भाई बताना। पता है हीट ट्रांसफर एक कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, तो सी वी दी हुई है, तो क्यू वी हीट गिवन इज इक्वल टू क्या था वो एन सी वी एम डी टी। टेम्परेचर 300 से लेके 400 केल्विन। एन कितने मोल? 5 मोल। सी वी 300 से 400 केल्विन था और सी वी की वैल्यू है 10 + 10⁻⁻2 टी और डी टी। इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेशन करोगे तो 5, ये तो ब्रैकेट में आ गया, और 10 इंटीग्रेट करोगे तो 10 टी, और टी मतलब 400 - 300 प्लस 10⁻⁻2 बाहर आ गया, और टी का इंटीग्रल क्या होता है? t² /2 नीचे, t² 400 का स्क्वायर - 300 का स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेंगे। 5 इंटू कितना 100 इंटू 10,000 प्लस हाफ इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 चौक 16 - 9 7 इंटू 10⁻⁴। यही तो हुआ, यही तो हुआ भाई। 10⁻2 का स्क्वायर बाहर आ गया, 4 इंटू 400 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, यही तो हुआ। तो 100 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ कॉमन आ गया। तो यहाँ से ज़रा सॉल्व करेंगे तो 5000 प्लस 3.5 इंटू 350 हो गया, यही हुआ 1350। 1350 गुणा 5, तो 5 गुणा 1350, तो 5 0 25 2 5 3 15 और 2 17 1 5 और 1 6 6750 वॉट। यूनिट क्या होगी? जूल। एनर्जी शुड बी टेकन इन जूल इन ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट में एनर्जी कम्स आउट टू बी इन जूल एंड दैट इज इट, दिस इज द आंसर। ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, समझिए इन बातों को। हालांकि अगर फिजिक्स पढ़ लेते हैं बच्चे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये सब चीज़ें कई बार हो जाती हैं। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग भी आएंगी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से। हमारा नोट करेंगे पूरी बात को।